दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज लगातार तरीके से चल रही है और आज हम पॉलिटी के 19वें वीडियो पर यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के महान न्यायवादी आर्टिकल 76 के ऊपर अपन बहुत डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम 18 वीडियो यहाँ पर बना चुके हैं जिसमें हमने हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल से यहाँ पर चर्चा करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी की सारी वीडियो देखिएगा ताकि यहाँ से आपको सारी की सारी बातें यहाँ पर समझ में आएगी। हर बार की तरह वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना रहेंगे। कुछ बच्चे बहुत रेगुलरली क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरीके से लगातार तैयारी करते रहिए, आपका लक्ष्य एक दिन आपके हासिल जरूर होगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल की अगर अपन चर्चा करें, भारत के महान न्यायवादी के आर्टिकल की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 76 में भारत के महान न्यायवादी के बारे में वर्णन मिलता है। यह हमारा एक संवैधानिक पद है जिसको संविधान मतलब किसी देश के संविधान से इस पद को नहीं लिया गया, ये हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा स्वयं इस पद का यहाँ पर क्या किया गया है, निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भारत के महान न्यायवादी की चर्चा भारत के कौन से आर्टिकल में मिलती है, तो आर्टिकल 76 में मिलती है। और जो पद है ये भारत के संविधान के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया है। अब बोला, अब सबसे मेन बात करते हैं आखिर महान न्यायवादी होता कौन है, क्या काम करता है, सारी बातें। तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत सरकार का महान न्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में। भारत सरकार का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर, सर्वोच्च विधि अधिकारी, विधि का मतलब होता है कानूनी, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जी हां, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी यहां पर होता है। मतलब सरकार का सबसे बड़ा कानूनी, सरकार को अगर कानून से जुड़ी कोई भी जानकारी यहाँ पर चाहिए होती है तो वो जानकारी हम किसे प्राप्त करेंगे, भारत के महान न्यायवादी के द्वारा प्राप्त की जाएगी। साथ ही मैं इनके कार्य बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल ध्यान दीजिए कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यहाँ पर होता है। अगला, अगर हम नियुक्ति की बात करें, भारत के महान न्यायवादी की अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं तो भारत के महान न्यायवादी की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। जी हाँ, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ये जो नियुक्ति है वो किसकी सलाह पर की जाती है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर यहाँ पर की जाती है। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम लेंगे और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का क्या चुन देगा, नाम महान न्यायवादी यहाँ पर चुन देगा। उसके बाद अगली बात करते हैं, भारत का न्यायवादी, महान न्यायवादी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता की यहाँ पर आवश्यकता पड़ सकती है, क्या योग्यता होनी चाहिए जिस व्यक्ति को हम भारत का महान न्यायवादी बनाएंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वही योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यता जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि ये सरकार का कौन सा अधिकारी है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये किसी भी न्यायालय में जाकर सरकार का क्या रखेगा, पक्ष रखेगा, तो उसको कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसीलिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्राइटेरिया रखा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। अब अगला पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता है तो क्या है, उस पर भी मैं आपको डिस्कशन करा देता हूँ। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यता चाहिए उसमें पहली योग्यता एज यूजुअल भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ये लाइन तो सभी में कॉमन ही है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वह जज के पद पर रहा हो। अगर ये नहीं रहा हो तो कोई बात नहीं, और का मतलब होता है अथवा, या तो ये। अगर ये नहीं रह पाया है तो फिर वो 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वकील के पद पर या अधिवक्ता के पद पर रहा हो। और तीसरी योग्यता हो जाएगी, राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। अगर ये 3 योग्यता कोई व्यक्ति रखता है तो वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जज जो व्यक्ति बन सकता है वही व्यक्ति भारत का महान न्यायवादी बनने की भी योग्यता रखता होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बराबर है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता मैंने अभी आपको बताइए कि भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक, 5 वर्षों तक हाईकोर्ट या जज रहा हो, किसी हाईकोर्ट एक या एक से ज्यादा हाईकोर्ट में जज रह सकता है, या 10 वर्षों तक किसी भी हाईकोर्ट में काई के पद पर रहा हो, वकील के पद पर रहा हो। अगर ये योग्यता रखता है तो कोई भी व्यक्ति भारत का क्या बन पाएगा, महान न्यायवादी यहाँ पर बन पाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं कार्यकाल के बारे में। महान न्यायवादी का कार्यकाल, अब ये कार्यकाल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये कार्यकाल आपने कभी भी नहीं सुना होगा। सामान्यतः हमने कार्यकाल सुना है 5 वर्ष, 6 वर्ष या किसी के समय तक कार्य करता है हमका। जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करी थी, राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष था, 6 वर्ष होता है राज्यसभा कार्यकाल, लोकसभा कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो जो महान न्यायवादी कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जी हाँ,
सबसे इंटरेस्टिंग कार्यकाल होगा, आपने पहली बार सुना होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहां पर काम करता है। अब ये प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक महान्यायवादी भारत की पोस्ट पे, महान्यायवादी की पोस्ट पर रहेगा। जैसे ही राष्ट्रपति की इच्छा खत्म होती है तो वो इच्छा के अनुसार उसको कभी भी पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, सामान्यतः एक सरकार के अंतर्गत यहाँ पर काम करता है। जैसे बीजेपी सरकार होगी तो वो अपना एक महान्यायवादी चुनेगी, सरकार अगर बदल जाती है तो महान्यायवादी अपने पद से इस्तीफा यहाँ पर दे सकता है, नई सरकार अपना नया महान्यायवादी यहाँ पर चुनती है। तो नॉर्मली एक सरकार के कार्यकाल तक किसी भी एक सरकार 5 साल की हो, सरकार 10 साल की हो, सरकार 15 साल की हो, सामान्यतः एक व्यक्ति यहाँ पर काम करता है। इसलिए जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के कैसे होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहाँ पर होता है। अब महान्यायवादी के अगर अपन कार्यों की चर्चा करें कि महान्यायवादी आखिर करता क्या है, सब हमने नाम बहुत सुना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इससे कौन कौन से कार्य यहाँ पर दिए गए, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि कानून का अच्छा जानकार होता है, कानून का बहुत ही अच्छा जानकार यहाँ पर होता है। दूसरा, विधि निर्माण में सहायता करता है, विधि निर्माण में, विधि के निर्माण, विधि मतलब होता है कानून। सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो विधि निर्माण में सरकार की क्या करेगा, सरकार की सहायता करता है। विधि निर्माण में सरकार की क्या करेगा, आपका सहायता करेगा। किसी भी न्यायालय में, किसी भी मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या रखेगा, पक्ष यहां पर रख सकता है। मान ली सरकार के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने कोई केस कर दिया है, कोई संस्था ने केस कर दिया है, या सरकार की तरफ से वकील को अगर पेश किया जाएगा तो सरकार की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट पेश होंगे, जो भी अपनी बात रखेगा, वो बात रखने वाला व्यक्ति कौन होगा, आपका भारत का महान्यायवादी होगा। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या रखेगा, पक्ष यहां पर रखेगा। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात यह पे होती है कि इसे संसद के दोनों सदनों में, जी हाँ, संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों की बैठक में, संसद के दोनों सदनों की बैठक में इसे भाग लेने का अधिकार है, बैठक में भाग लेने का अधिकार है। साथ ही इसे वहां पर अपनी बात रखने का भी अधिकार है, भाषण देने का भी अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि वोट डालने का अधिकार तो केवल किसको मिला हुआ है, सांसदों को मिला हुआ है। तो भारत का महान्यायवादी एकमात्र ऐसा गैर संसदीय सदस्य है जिसको संसद की दोनों बैठकों की कार्रवाई में भाग लेने का यहाँ पर पूरा अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, भारत का महान्यायवादी राज्यसभा में भी बैठक में भाग ले सकता है, लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, वहां अपनी बात रख सकता है, अपने पक्ष को यहाँ पर डिफाइन कर सकता है, लेकिन भारत का महान्यायवादी दोनों जगह वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वोट डालने का अधिकार तो केवल और केवल संसदीय सदस्यों के यहाँ पर होता है, लेकिन ये दोनों बैठकों में यहाँ पर भाग ले सकता है। साथ ही भारत का जो महान्यायवादी है वो किसी संविधान समिति का सदस्य भी हो सकता है, वहां भी अपनी बात आ सकता है, लेकिन वहां भी इसे वोट डालने का अधिकार यहाँ पर नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो संसद की दोनों सदनों की बैठक में यहाँ पर भाग ले सकता है। तो व्यक्ति भारत का कौन होगा, महान्यायवादी होगा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में यहाँ पर की गई है। अब अगला, ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ध्यान से सुनेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस करने का भी इसको अधिकार होता है, मतलब ये प्राइवेट लोगों के भी केस लड़ सकता है। बस जो प्राइवेट व्यक्ति है उन लोगों के केस तो लड़ सकता है, लेकिन वो केस सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है, प्राइवेट प्रैक्टिस करने का इसको क्या होता है, अधिकार होता है, लेकिन यह सरकार के विरुद्ध कभी भी, अभी भी और रिटायरमेंट के बाद भी सरकार के विरुद्ध कभी भी केस नहीं लड़ सकता, केस नहीं लड़ सकता। रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कभी भी, मान लीजिए कोई कंपनी इसने सरकार पे केस कर दिया, तो अगर वो कंपनी सोचती है कि हम भारत के महान्यायवादी को हायर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा सरकार के पक्ष में यहाँ पर काम करेंगे। रिटायरमेंट के पहले भी, रिटायरमेंट के बाद भी अगर ऐसा होता है तो भले सरकार के पक्ष में काम नहीं करेंगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी सरकार के विरुद्ध कभी भी खड़े नहीं हो सकते। इसलिए कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। विधि निर्माण में सरकार की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कभी भी सरकार की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनकी पैरवी यहाँ पर कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करने का भी इन्हें क्या होता है, पूर्ण यहाँ पर अधिकार होता है। ये सारे काम भारत के किसके होते हैं, आपके महान्यायवादी के यहाँ पर होते हैं। और मैंने कार्यकाल बताया आपको कि ये कार्यकाल किसके होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं व्यक्ति की, वर्तमान में कौन इस पद पर नियुक्त है, तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में आर वेंकटरमणी जी, जी हाँ, आर वेंकटरमणी जी देश के वर्तमान महान्यायवादी हैं, जो देश के 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2027 तक के लिए और भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो आर वेंकटरमणी जी देश के 16वें नंबर के क्या हो जाएंगे, महान्यायवादी हो जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत के पहले महान्यायवादी जो थे वो MC सीतलवाड़ साहब थे। जी हाँ, MC सीतलवाड़ साहब, MC
शीतलवाड़ साहब भारत के पहले क्या हो जाएंगे, आपके महान्यायवादी यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये दोनों नाम आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये नाम यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। तो ये पूरे के पूरे महान्यायवादी के बारे में अपने अच्छे चर्चा करिए। अच्छा, महान्यायवादी की सहायता के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल भी यहाँ पर चुने जाते हैं। जी हाँ, कि एक आदमी कहाँ कहाँ जाकर केस लड़ेगा, इसलिए इनकी सहायता के लिए 2 लोगों की नियुक्ति होती है, जिन्हें जिसे इन्हें कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल। इनकी सहायता के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर होते हैं, जो इनकी सहायता, इनकी हेल्प करने के लिए किसी हाई कोर्ट में जाकर अपना यहाँ पर पक्ष रख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर पक्ष रखना होगा तो फिर वो भारत के महान्यायवादी यहाँ पर जाएंगे। एक बार पूरी चीजों को हम वापस से रिकॉल करते हैं। आर्टिकल 76 भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर किसी भी न्यायालय में सरकार का क्या रख सकता है, पक्ष यहां पर रख सकता है। अगला, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होती क्या है, इसको हम पता कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। अगला, 5 वर्षों तक किसी भी हाईकोर्ट में किसके पद पर रहा हो, जज के पद पर रहा हो, या फिर 10 वर्षों तक किसी भी हाईकोर्ट में किसके पद पर रहा हो, वकील के पद पर रहा हो। और तीसरा, राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक योग्यता पूरी कर सकते, अगर पूरी होती है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी यहाँ पर बन सकता है। कार्यकाल की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है। एक्चुअल में इसके पीछे राष्ट्रपति की इच्छा काम नहीं करती है, इसके पीछे काम करती है प्रधानमंत्री की इच्छा। देखिए, क्योंकि नियुक्ति किसकी सलाह पे हो रही है, प्रधानमंत्री सलाह पर हो रही है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहे तो अपना महान्यायवादी बदल सकते हैं। वो राष्ट्रपति को फोन करेंगे, इस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाए, दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। तो वो एक्चुअल जो सलाह होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, क्योंकि जब नियुक्ति सलाह पर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हटाएंगे प्रधानमंत्री सलाह पर। कार्य क्या क्या होते हैं, तो कानून का अच्छा जानकार होता है, इसलिए विधि निर्माण में सरकार की सहायता करता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सरकार के पक्ष रखेगा। संसद की दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन इसे वोट डालने का अधिकार नहीं। साथ ही सरकार की किसी समिति का भी, संसदीय समिति का यहाँ पर सदस्य हो सकता है, वहां भी इसको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वहां भी इसको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। साथ ही महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर सकता है सरकार के विरुद्ध, लेकिन केस नहीं करेगा। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है जो इसको हायर करना चाहते हैं तो वो अपनी फीस लेकर ये इनको हायर कर सकते हैं। और लेकिन ये जो केस है सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अभी भी, और रिटायरमेंट के बाद भी सरकार के विरुद्ध कभी भी केस नहीं लड़ सकते। अगला, वर्तमान नाम कौन हो जाएगा, तो आर वेंकट रमानी जी देश के वर्तमान 16वें नंबर के क्या हो जाएंगे, महान्यायवादी हो जाएंगे। और पहले जो थे वो MC शीतलवाड़ साहब यहाँ पर हुआ करते थे। आई होप आपको महान्यायवादी के बारे में सारी की सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। टॉपिक छोटा था तो मैं आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा। पहला क्वेश्चन, महान्यायवादी बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता में तीसरी योग्यता मैंने आपको क्या बताई थी, महान्यायवादी बनने के लिए जो आपको योग्यता चाहिए उस योग्यता में तीसरी योग्यता क्या थी, आपको एक तो क्वेश्चन ये पता करके बताना है। दूसरा, भारत के महान्यायवादी का पद जो है वह कहां से आया है, क्या भारतीय संविधान निर्माताओं ने खुद इसका पद का निर्माण किया है या किसको किसी देश से लिया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देना रहेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।